हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री विथ मी। आप सभी उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक काल हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो वैदिक काल हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। हमने आद्य ऐतिहासिक काल में दो चीज़ों का अध्ययन हम देखते हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल हम कहते किस में हैं? जिसमें हमें लिपि तो प्राप्त हुई हो किंतु हम उसे पढ़ ना पाए हों, या फिर मौखिक परंपरा, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो प्राप्त हुई लेकिन हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए। और वैदिक काल में क्या है, ये हमारा श्रुति परंपरा पर आधारित था, यानी ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी ये सभ्यता। ऋग्वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं वो मौखिक परंपरा पर आधारित थे। इन्हें हम एक दूसरे से सुनकर इन्हें प्राप्त करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुरुजन या हमारे जो भी बड़े लोग होते थे वो हमें वो ज्ञान प्रदान करते थे। तो वैदिक काल में हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब इसके अंतर्गत वैदिक काल भी दो भागों में है। तो वैदिक काल श्रुति परंपरा पर आधारित था और हमारा हड़प्पा जो था उसमें लिपि तो प्राप्त हुई किंतु हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए। और वैदिक काल में जो भी हमारे ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी ग्रंथ हम लोग यह देखते हैं कि वो सभी ग्रंथ हमारे बाद में, बहुत बाद में लिखे गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, इसका काल क्रम समय क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का कालक्रम या समय जो है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक काल में हमारे 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 मंडल जो हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। 2 से 7 मंडल सबसे पुराने मंडल हैं और 1, 8, 9 और 10 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ये बहुत बाद में जोड़े गए हैं। और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके अलावा बाकी जो भी वेद है हमारे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और हम क्या देखते हैं, 1000 ईसा पूर्व में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? तो अब इस समय में क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर किसका यूज होने लगता है? लोहे का प्रयोग। बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग होने लगता है। इससे क्या हुआ कि कृषि व्यवस्था में सुधार हो गया। अब लोहे के हल बनाए जाने लगे। किसके हल बनाए जाने लगे? लोहे के हल बनाए जाने लगे, जिससे यह हल जमीन में ज़्यादा अधिक अंदर तक जा सकता था। जो वनस्पतियां जंगलों में थी उन्हें काट कर खेती करने योग्य, कृषि योग्य भूमि बनाई गई, उनका निर्माण किया गया। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से हमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब इसी समय से हम देखते हैं कि जनपद, फिर महाजनपद, इन सब चीज़ों का उदय होने लगता है। जनपद से महाजनपद बनने का जो एक पीरियड है वो हम इसी समय में देखते हैं। अब ऋग्वैदिक काल जो है हमारा वो किस प्रकार का है? ग्रामीण व्यवस्था है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था है। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल जो व्यवस्था है वो ग्रामीण है, यानी पशुपालन पर अधिक आधारित है। जबकि हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में कृषि पर आधारित हो जाते हैं। पहले हम सिर्फ पशुपालन पर अधिक आधारित थे, पर उत्तर वैदिक काल में कृषि पर आधारित होने लग गए। था पशुपालन तब भी, ऐसा नहीं है कि पशुपालन समाप्त हो गया, किंतु हम कृषि अधिक करने लग गए। उसके बाद अब हम देखते हैं आर्य। आर्य शब्द क्या है? तो आर्य शब्द किसी गुण का बोध नहीं कराता, हमें कोई गुण नहीं बताता है। आर्य शब्द गुणवाचक है और इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग हुआ है। कई बार पुस्तकों में 36 बार भी दिया गया है, किंतु ऑथेंटिक बुक्स जो हैं उनमें 33 बार ही दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग हुआ है। ईरानी ग्रंथ जो जिंद अवेस्ता है, ये ईरान पारसियों का जो जरथुस्त्र थे या जो पारसी थे उनका प्रमुख ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। इसके लिए किस शब्द का? आर्य शब्द के लिए ऐरय शब्द का प्रयोग किया गया है जिंद अवेस्ता में। जिंद अवेस्ता के साथ ऋग्वेद की भाषाई समानता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आर्य एक जाति का बोधक शब्द नहीं है, बल्कि यह क्या दर्शाता है? भाषा समूह को प्रदर्शित करता है। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो क्या है? ऋग्वेद है।
और इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। 1784 ईस्वी में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में दिए गए भाषण में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने भारोपीय या इंडो यूरोपीय भाषा समूह की संकल्पना दी थी। यानी इन्हें कहा था, इन्होंने ही बताया था सर्वप्रथम कि यह एक भाषा समूह, आर्य जो है वो एक भाषा समूह का परिचय देता है हमें। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। आखिर ये आर्य आए कहाँ से? तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किंतु इसमें सबसे अधिक जो मान्य मत है वह है ये मध्य एशिया है। सर्वप्रथम जे.जी. रोड्स ने आर्यों का मूल स्थान बैक्ट्रिया या मध्य एशिया बताया है, लेकिन विभिन्न तर्कों तथा प्रमाणों के आधार पर और सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में किसने? मैक्स मूलर ने मध्य एशियाई उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था और ये सर्वमान्य है। ये वाला मत, मध्य एशिया वाला जो है हमारा, ये सर्वमान्य है। पामीर का पठार जो है वो एडवर्ड मेयर ओल्डनबर्ग कीथ महोदय ने दिया। हंगरी की डेन्ब्यू घाटी पी गाइल्स ने दिया है। जर्मनी पेंका और हर्ट ने बताया है। तिब्बत पार्जिटर और दयानंद सरस्वती ने बताया है। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये अक्सर आपका टीजीटी पीजीटी में और नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। और जैसे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ जैसे कि श्रेष्ठ है। ये सब आपका नेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश यह किसने बताया है? तो संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने। अविनाश चंद्र दास की पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया, इसमें इन्होंने इसे सप्त सैंधव प्रदेश का बताया है। देविकानंद ने इसे मुल्तान, देविकानंद यानी मुल्तान का प्रदेश है ये, देविकानंद प्रदेश मुल्तान में है, इसे डी.एस. त्रिवेदी ने बताया है। ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगानाथ झा ने बताया। कश्मीर या हिमालय प्रदेश एल.डी. कल्ला ने बताया। मध्य प्रदेश जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश व बिहार उस समय था, राजबली पांडे ने बताया है इसमें। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उत्तरी ध्रुव को बताया है, ये कई बार पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को बताया है। और तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदाज, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक की आर्कटिक होम इन दी वेदाज। इनकी पुस्तक का भी कई बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में। वेदाज में उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। ऋग्वेद में और किस तर्क पर, यानी क्या इन्होंने तर्क दिया उत्तरी ध्रुव को इन्होंने क्यों बताया है? क्योंकि ऋग्वेद में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख किया गया है, यानी दीर्घकालीन उषा की स्तुति मिलती है। और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है? उत्तरी ध्रुव में होती है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को इस तर्क पर सिद्ध किया है। भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में भारत को आर्यों का मूल निवास बताया है। भारत जो है आर्यों का मूल निवास है, यह बात भगवान दास गिडवानी ने बताई है। तो मैंने आज आप लोग को जो भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में, ये अक्सर नेट में तो बहुत पूछा जाता है। कई बार मिलान के उद्देश्य से पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। और इसमें वैदिक काल में जैसे कि इसके कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। 10 में भी 2 से 7 मंडल सबसे पुराने हैं। 1, 8, 9 और 10 ये मंडल बाद में जोड़े गए हैं। और ऋग्वेद की जो रचना की गई है वो ऋग्वैदिक काल में ही की गई है, यानी पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई है। जबकि उत्तर वैदिक काल में हमारा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना की गई है। हम क्या देखते हैं, 1000 ईसा पूर्व में हमें क्या परिवर्तन दिखता है? तो वह परिवर्तन यह है कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।